यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग इस वीडियो में वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं देखें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र इसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर कोई आवेश रखा हुआ है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक आवेश है, मान लिया हमने ये धन आवेश है। अब हम इसके चारों तरफ कहीं पर भी कोई एक दूसरा आवेश लेकर आते हैं, चाहे वो धनात्मक हो और या ऋणात्मक हो। यहाँ पर आवेश लेकर आते हैं तो ये आवेश और इसके बीच में अगर कोई बल लग रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये धन आवेश है और यहाँ पर भी धन आवेश अगर लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा और अगर ऋण आवेश लेकर आएंगे तो आकर्षण होगा। तो कहने का मतलब है कि कोई अगर आवेश रखा हुआ तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। मान लीजिए यहाँ पर आवेश लेकर आए हैं तो इनके बीच में एक बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण अर्थात हम कह सकते हैं वैद्युत बल लग रहा है। तो इसके चारों ओर का जो ये क्षेत्र बनेगा इसको हम कहेंगे ये वैद्युत क्षेत्र है। आगे देखते हैं इसमें कि वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। दूसरे शब्दों में वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। मतलब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। जैसे कोई भी अगर धनात्मक आवेश होता है, मान लेते हैं कि ये आपका धनावेश है, तो धन आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, अब जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ इस तरीके से निकलती हैं। तो जो ये रेखाएं होती हैं इन्हीं रेखाओं को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। और जो हमारा ऋण आवेश होता है उसमें वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से का डायरेक्शन अंदर की तरफ रहता है। तो अगर कोई दो आवेश इस तरीके से रखे हुए हैं कि एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है और एक दूसरे के पास में है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अर्थात यहाँ धन आवेश से जो ये बल रेखाएं हैं वो निकल करके ऋण आवेश पे इस तरीके से समाप्त होंगी। तो जो बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से चल करके ऋण आवेश की ओर चलती हैं और यहाँ समाप्त होती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो आगे लिखा भी है इसमें कि ये धन आवेश से चलकर, यानी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि ये लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। जैसे यहाँ देखें आप, ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। तो जो ये रेखाएं होती हैं ये लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। आगे दिया हुआ है कि ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अगला डायग्राम बना हुआ है ये दोनों के दोनों धन आवेश हैं जो कि अपने लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। इसीलिए चाहे ये धन और धन आवेश हो या दोनों के दोनों ऋण आवेश हो, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इसी कारण क्या होता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। और अगला दिया हुआ है कि कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। मतलब कोई दो बल रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे को कभी प्रच्छेद नहीं करेंगी। अब ये नहीं कि यहाँ से कोई बल रेखा निकलेगी और इसको काटती हुई यहाँ पर आ जाए, तो ऐसा नहीं हुआ। कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रच्छेद नहीं करेंगी। इस तरीके से वैद्युत बल रेखाओं के गुण हो गए। अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई वेक्टर कहते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिखते हैं और ये सदिश राशि होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए इसको हम ई वेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे एक आया परीक्षण आवेश क्या होता है, तो परीक्षण आवेश को हम Q0 से डिनोट करते हैं। इसका स्वयं का कोई मान नहीं होता है और ये धनावेश माना जाता है। तो किसी बिंदु पर रखे यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर कहते हैं। आगे देखेंगे, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F वेक्टर हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0 होगी। ये आपका फार्मूला हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और ये आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। यमकेश पद्धति में इसका जो मात्रक है वो किग्रा मीटर सेकंड की पावर -3 एम्पियर की पावर -1 होती है तथा बीमीय सूत्र इसका mL/t-3 A-1 होता है। इस तरीके से इसका बीमीय सूत्र भी देख लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होगा, mL/t-3 A-1, और बीमीय सूत्र को हम कोष्ठक में लिखते हैं इस तरीके से। आगे देखेंगे एक डेरिवेशन है हमारा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। माना +Q कूलाम का एक बिंदु आवेश परावैद्युतांक के वाले माध्यम में बिंदुओं पर स्थित है। यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया है O, इस बिंदु पर +Q कूलाम का एक आवेश स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि +Q कूलाम परीक्षण आवेश को बिंदु P पर रखते हैं, यानी बिंदु P पर हम +Q कूलाम का Q0 कूलाम का यानी +Q0 यानी कि परीक्षण आवेश लेकर के आते हैं, रखते हैं। अब ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। दो आवेश जब आमने सामने यहाँ पर पड़ते हैं तो एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों यहाँ पे समान आवेश हैं, इसीलिए ये प्रतिकर्षित करेंगे। अब जो प्रतिकर्षित करेंगे तो ये चूँकि कमज़ोर आवेश है, इसको ये दूर भगाएगा। ये शक्तिशाली आवेश होगा तो ये इस वाले को इधर की दिशा में भगाएगा, यानी कि OP की दिशा में बल लगेगा। तो इसके लिए +Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु P पर रखते हैं। अब कूलाम के नियमानुसार हम देखते हैं कि कूलाम के नियम क्या हैं कि अगर कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक वैद्युत बल लगता है। देखते हैं यहाँ धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, यानी इस बिंदु पर इस आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, तो F बराबर 1/4πε0 K Q0/r² न्यूटन। आगे देखेंगे यहाँ की अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो E बराबर आप जानते हैं F/Q0 होता है। तो यहाँ पे हम F की वैल्यू रख लेंगे। F की वैल्यू हमारी है 1/4πε0 K Q0/r² और बटे यहाँ Q0, तो ये Q0 हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/4πε0 K Q/r²। तो E बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ, E बराबर होगा 1/4πε0 K Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं इसी में कि अगर K की वैल्यू यानी अगर निर्वात या वायु है तो वहाँ पर K का मान जो परावैद्युतांक होता है K, इसका मान 1 होगा। और बाकी में अगर देखें तो इसके अलावा जितने भी परावैद्युतांक वाले होंगे पदार्थ उनके K का मान 1 से अधिक होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², क्योंकि K की जगह पर 1 लिख दिया गया न्यूटन प्रति कूलाम। तथा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो OP होगी, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस दिशा में होगी, OP डायरेक्शन में होगी। यानी यहाँ पे देख लें चित्र में तो ये O से P की ओर लगेगा ये।